हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। आज फिर से हम अवेलेबल हुए हैं 11th के केमिस्ट्री, जो हमारा चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हम विशेषकर पढ़ेंगे श्रोडिंगर समीकरण के बारे में कि श्रोडिंगर ने कैसे क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को दिया। और आज जो हम केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं और परमाणु का जो फाइनली एटॉमिक मॉडल हम मानते हैं, वो परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के आधार पर ही पढ़ाई हम करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए, बात ये है कि जब आपने इस चैप्टर में थॉमसन का मॉडल पढ़ा, वो फेल हुआ। आपने देखा कि रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, कुछ बिंदुओं पर वो फेल हुआ। फिर हमने देखा कि उन सारे जो खामियां थी उसको नील्स बोर ने दूर किया, लेकिन नील्स बोर की समस्या थी कि सिर्फ एकाकी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को ही वो व्याख्या कर सका, जैसे कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे अन्य स्पीसीज या आयन। लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम थे, जो परमाणु थे, उनकी व्याख्या बोर मॉडल भी आसानी से नहीं कर सका। उसके बाद सूक्ष्म कण, जिनमें तरंग जानते हैं, जिनमें तरंग एवं कण दोनों प्रकृति होती है, उनकी व्याख्या करने के लिए 20 के दशक में हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का विकास स्वतंत्र रूप से किया। दोनों ने अलग अलग किया, लेकिन हम यहाँ जो अध्ययन करने जा रहे हैं इरविन श्रोडिंगर का एटॉमिक मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसी बेस पर हमारी आगे की केमिस्ट्री की पढ़ाई होने वाली है, चाहे आपका 11th हो, चाहे 12th हो, या आगे की कक्षाएं हो। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या है। जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है, एक सैद्धांतिक विज्ञान है, जहां आप देखेंगे कि इरविन श्रोडिंगर ने कणों के तरंग गुण के आधार पर उनकी अध्ययन का जो प्रयास था और जो उस समीकरण के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास किया, उसी समीकरण को बोला जाता है श्रोडिंगर समीकरण। क्या बोला जाता है? श्रोडिंगर समीकरण बोला जाता है। अर्थात इरविन श्रोडिंगर ने जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल दिया, उन्होंने लगभग सारी व्याख्याओं को अपने समीकरण के माध्यम से किया, जो समीकरण आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई प्लस डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इन ब्रैकेट ई माइनस भी साई इक्वल टू 0। अगर इसको ब्रीफ में इस फार्मूला को लिखेंगे तो एच साई इक्वल टू ई साई लिखा जाता है, जहाँ एच का जो है हैमिल्टोनियम संकारक बोला जाता है। यहाँ पास गौर से देखिएगा कि यहाँ पास आपको देखने का चीज़ जो ये है, यहाँ पास देखेंगे कि इसके पहले अर्थ जान लीजिए। जो x और y और z हैं, इसको जानते हैं कि ये क्या हैं, त्रिविम में निर्देशांक हैं x, y और ये z। इसके बारे में आप पहले भी हाई स्कूल के भी जो मैथ के पार्ट हैं, साइंस के हैं, उसको देखे हैं। x, y, z ये जो कार्तिकीय निर्देशांक है, ठीक है। और यहाँ पास अन्य चीज़ें जो हैं जिसको हम देखने जा रहे हैं, वो क्या क्या है देखिएगा। यहाँ m का बात करेंगे तो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इस चीज़ को भी आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसको बार बार हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। h जो है, इसको भी जानते हैं, ये क्या है, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है। और E जो है कुल एनर्जी है, और जो भी है वो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है उस निकाय की, ठीक है। जो साई होता है, साई जो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, कण भी है और तरंग है, तो तरंग का जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, उसी को प्रदर्शित करता है। आगे जब हम इस वीडियो को लास्ट तक पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि बोर ने बताया कि साई का कोई भौतिकता मतलब भौतिक अर्थ नहीं निकल रहा है, बल्कि साई वर्ग का निकल रहा है, जो हम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के डेंसिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि ये श्रोडिंगर समीकरण है। आप जब कॉलेज जाएंगे तो इस फार्मूला के डेरिवेशन के ओर भी जाएंगे। फिलहाल आपका जो हायर सेकेंडरी क्लास 11th है, उसमें डेरिवेशन नहीं दिया है, तो आप इस फार्मूला के डेरिवेशन में घुसने का भी प्रयास न करें, और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और संभवतः जो बायोलॉजी बेस्ड 12th के बाद जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वहाँ भी आपको डेरिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि श्रोडिंगर द्वारा दिए गए जो क्वांटम मैकेनिकल मैकेनिकल मॉडल है परमाणु का,
उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या ऐसा जरूरत पड़ा या बोर के मॉडल में क्या ऐसा कमी दिखा कि यह मॉडल का जन्म हुआ। ठीक है, और क्या उससे हमको लाभ मिला, क्या वास्तविकता रूप से हम परमाणु के और उसके इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को हम जान पाए। तो देखिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने का मुख्य कारण यही है कि जब हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि आप एक साथ किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और उसका मोमेंटम मतलब संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते, तब यहाँ से क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का जन्म हुआ। जब एक साथ नहीं कर सकते वहीं पर संभावना का जन्म होता है कि ये जो है एक्चुअल रूप से आप नहीं कर सकते, मतलब संभावना व्यक्त करते हैं, तो वहीं से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जन्म हुआ। तो थोड़ा सा जो है हम बोर मॉडल से कंपेयर करके इसको पढ़ेंगे तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है, जो इरविन श्रोडिंगर समीकरण ने दिया, इरविन श्रोडिंगर ने दिया, हम बड़ी आसानी से जान जाएंगे। श्रोडिंगर समीकरण का मुख्य उपयोगिता यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है त्रिविम में कहाँ उसकी संभावना है और उसकी एनर्जी क्या है, इससे आप क्या करते हैं, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इधर वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं, उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए आगे देखिएगा गौर से, इधर को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है एटम का, उसको गौर से देखिएगा, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। आप जब पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके जो वाक्य संरचना है उसको एक दूसरे से मिला नहीं पाते हैं, इस वजह से आप देखे होंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है आपको कठिन लगता है, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल आपको कठिन लगता है। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम बोर के मॉडल पर। बोर बोल रहे हैं कि ये तो नाभिक है और इसके चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा स्तर है। हाइजेनबर्ग ने इसी को खंडन कर दिया कि निश्चित ऊर्जा स्तर मतलब उसकी निश्चित स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है, अर्थात निश्चित ऊर्जा स्तर नहीं है ना, निश्चित ऊर्जा स्तर नहीं है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन की जो निश्चित ऊर्जा है उसको जो समीकरण श्रोडिंगर समीकरण जानते हैं उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर क्वांटम यांत्रिकी मॉडल ने क्या बताया इसमें, है ना। तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल बता रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग एक जगह नहीं निर्धारण कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि ये अगर किसी परमाणु का न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो जहाँ पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। तो असल में जो वास्तविक बात हुआ कि जो हम निश्चित ऊर्जा स्तर की बात कर रहे थे वो जो है हमारा कल्पना यहाँ पास कमजोर पड़ जा रहा है, बल्कि निश्चित ऊर्जा स्तर टोटली खत्म हो जा रहा है। अब सीधे बात आ रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, कि जहाँ पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं पाया जा रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉन बादल बने हुए हैं। अब जैसे अगर मैं बोरान का बात करूँ, तो बोरान में आप देखे होंगे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो आप पाते हैं 1s2 2s2 2p1 पाते हैं। ठीक है, आप बस समझने के लिए जानिए, ठीक है, कि 2p1 आप पाते हैं कि ये परमाणु का नाभिक है जहाँ 5 प्रोटॉन हैं। तो यहाँ पास अगर आपको इलेक्ट्रॉन अभ्र दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन अभ्र यहाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन बादल दिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर एनर्जी लेवल जो है थोड़ा सा कहीं और दिखाई दे रहा है तो वहाँ 2s का है। अब इसमें जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि नाभिक के नज़दीक से नहीं गुजरेगा, नाभिक के नज़दीक से भी ये गुजर सकता है, लेकिन हर स्थिति में इसका जो एनर्जी है इसके बराबर ही रहेगा, है ना। तो ऐसा ही जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा दिख रही है वहाँ पास ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मतलब निश्चित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जहाँ पा रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, श्रोडिंगर समीकरण के माध्यम से उसका ऊर्जा स्तर को निकाल सकते हैं। तो ये जनरली इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहे हैं तो इसका भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है त्रिविम में, नाभिक के चारों ओर त्रिविम में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है।
इसी वजह से आप डायग्राम में देखे होंगे कि डायग्राम में आप देखे होंगे कि ये परमाणु का नाभिक है और ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, और ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर यहाँ पास उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है तो ऐसे करके वो मूवमेंट कर रहा है त्रिविम में, नाभिक के चारों ओर। तो आप देख रहे हैं कि कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जहाँ नाभिक से दूर हैं, कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जो नाभिक के नज़दीक भी हैं। आप देखे होंगे कि डायग्राम जो है ऐसे बन रहा है ना। आप जो इसका डायग्राम देखते हैं वो कुछ ऐसा है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके नाभिक के चारों ओर त्रिविम में ऐसे घूम रहे हैं। तो जो नया परमाणु का जो मॉडल देखते हैं, जो पिक देखते हैं आप अपने पुस्तकों में, इसी का देखते हैं, है ना। आप कभी भी जो आपका सर्च इंजन है, आप जो मोबाइल रखे हैं उसमें आप सर्च करके देखिएगा क्वांटम मैकेनिकल बेस्ड एटम पिक, तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधा है कि निश्चित ऊर्जा स्तर में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन त्रिविम में कहीं भी अवेलेबल है, और ये तरंगीय गुण है जो इसको एम्पलीट्यूड को दर्शाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंग भी तो है, कण जो है तरंग है। इसीलिए कहीं परमाणु की व्याख्या करने के लिए किसी टीचर ने या किसी पुस्तक में ऐसे ऐसे भी दिखाया गया होगा जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट अर्थात उसके तरंग का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पास जो साई है, तो जो मतलब जो तरंग का एम्पलीट्यूड है, जो साई है, कि वो ये बताता है कि किसी विशेष स्थान पर या कहीं भी उसका कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि साई का तो कोई भौतिक अर्थ नहीं है, आप ये भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो समानुपाती होता है साई वर्ग के, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके घनत्व को दर्शाता है। मतलब अगर ये घनत्व ज़्यादा है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं। और इस किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि साई का वैल्यू 2 है, तो साई वर्ग का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 है। मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और अगर साई का वैल्यू 0 है ना, इसका मतलब आयाम है ही नहीं है, तो उस समय साई वर्ग का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वहाँ आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं दिखाई देगा, अर्थात वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ये भी बात क्लियर है। तो ये सब बातें कौन बता रहा है? इरविन श्रोडिंगर बता रहे हैं। क्या में बता रहे हैं? परमाणु के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। अभी तक जो जो बातें हैं आपके दिमाग में अगर पहुंचकर कंफ्यूजन कर रही है, तो इसके कुछ और अभिलक्षण को हम देखते हैं, इसके कैरेक्टर को, तो और हमको बातें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और बार बार पढ़िए और इससे संबंधित क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ समझ में आने लगेगा। ध्यान देने की बात यह है कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो हाइड्रोजन के संबंध में, जब इसको मतलब जो इरविन श्रोडिंगर समीकरण है, जब हाइड्रोजन पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हम देखते हैं कि उसके ऊर्जा स्तर को उसके संगत तरंगों के माध्यम से निकाला जाता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो आपका ऊर्जा है, या इलेक्ट्रॉन का जो अभिविन्यास है, या उसके जो ऑर्बिटल शेप हैं, है ना, ये सब का हमको जानकारी मिलता है एक क्वांटम संख्याओं के समुच्चय में, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। ये पूरा हाइड्रोजन के संबंध में जब इस एटॉमिक मॉडल को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो टोटली एग्जैक्ट जानकारी मिलता है। लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन वाले जब एटम पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विभिन्नताएं आ जाती है, जिसको सन्निकटन विधि या कंप्यूटर आधारित गणनाओं से दूर कर लिया जाता है। और आप देखेंगे कि इन विधि को इम्प्लीमेंट करते ही हम जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को टोटली जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आधार पर व्याख्या कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके अभिलक्षण को हम देखते हैं। तो अभिलक्षण में देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है और क्वांटित ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान हो सकते हैं। ठीक है, कुछ विशिष्ट मान हो सकते हैं, है ना, क्वांटित ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट को देखेंगे तो क्या लिख रहा है? इलेक्ट्रॉन के तरंग जैसे गुण के कारण परमाणु में क्वांटित ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व हो सकता है, जिसके विशिष्ट मान होते हैं, जिनको श्रोडिंगर समीकरण के माध्यम से
हल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप श्रोडिंगर समीकरण जो आप अभी पढ़े, क्या पढ़े, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, और क्या पढ़े, डेल स्क्वायर साई प्लस क्या पढ़े आप, डेल वाई स्क्वायर, फिर आप पढ़े डेल स्क्वायर साई, और क्या पढ़े, डेल जेड स्क्वायर, उसके बाद क्या पढ़े, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, और क्या पढ़े एच, और क्या आप पढ़े ई माइनस भी साई इक्वल टू 0 आप पढ़े। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि इसका जब डेरिवेशन करके एनर्जी को निकालने जा रहे हैं इस मॉडल में, तो अंततः एक फार्मूला आता है, ये फार्मूला आता है जो आपको परेशान करता है कि यहाँ पर देखिएगा कि ये यहाँ पास आप देखते हैं कि एन स्क्वायर है, ये है ना, यहाँ पास देखते हैं कि बोर का ही आता है फार्मूला। तो इसको सॉल्व करते हैं तो त्रिविम में जहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जहाँ इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी को निकालने के लिए ये फार्मूला ही आता है। श्रोडिंगर समीकरण के डेरिवेशन से आगे बढ़ते हैं और इस फार्मूला के सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों के जो ऊर्जा के विशिष्ट मान है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण के माध्यम से। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर, है ना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जैसे कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। तो इस चीज को तो आप जानते हैं कि हाइजेनबर्ग क्या कह रहे हैं कि एक ही ऐसी स्थिति है कि एक ही स्थिति, मतलब एक ही समय पर किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, तो उसका पोजीशन क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। जब अनिश्चित हो गया तब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाने की संभावना है। तो जहां पास इलेक्ट्रॉन अभ्र ज्यादा है वहीं पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस कॉन्सेप्ट का जन्म यहाँ पास होता है। ठीक है, चौथा, ये 3 पॉइंट का आप अगर स्क्रीनशॉट ऐसे ले लिए हैं, उसके साथ चौथा पॉइंट को हम लिखने जा रहे हैं कि चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। 3 पॉइंट आप समझ गए हैं, चौथा पॉइंट देखिए, गौर से चौथा पॉइंट देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है देखिएगा गौर से। चौथा पॉइंट कह रहा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन साई है वो जनरली क्या है, परमाणु कक्षक है। किसी परमाणु का तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कक्षक कहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि साई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कण है, तरंग है, दोनों गुण है। तो तरंग है तो उसका आयाम है मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, अर्थात वहां परमाणु कक्षक है। तो तरंग फलन को ही हम क्या बोल रहे हैं, परमाणु कक्षक बोल रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि आप लिख रहे हैं कि किसी परमाणु का तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं, और चूंकि किसी इलेक्ट्रॉन के कई तरंग फलन हो सकते हैं, अतः कई परमाणु कक्षक भी संभव हैं। अतः किसी इलेक्ट्रॉन के कई तरंग फलन या कई तरंग होते हैं, है ना, कई तरंग होते हैं, किसी परमाणु के कई तरंग फलन होते हैं, तरंग फलन होते हैं। अतः कई परमाणु कक्षक हो सकते हैं, अतः कई परमाणु कक्षक हो सकते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित है, और जिसकी गणना हम किससे कर सकते हैं, श्रोडिंगर समीकरण से, जिसकी ऊर्जा निश्चित है। कुल मिला के ये कहा जाए कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है उन सारे अवधारणाओं को खत्म कर दिया जो क्लासिकल मॉडल था किसी भी कण के गति के लिए, जिसकी व्याख्या गुरुत्वाकर्षण वगैरह जो किया गया, ग्रहों की गति का किया गया, किसी गिरते हुए वस्तु का किया गया, जिसमें न्यूटन के नियमों को आप पढ़ते हैं, उसको परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसके गति का अध्ययन
और इसकी अवस्था का अध्ययन, इसके एनर्जी का अध्ययन आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही कर सकते हैं। जो पुराना जो सिद्धांत है, चिरसम्मत सिद्धांत, उसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं। जिनकी ऊर्जा निश्चित है, जिसको हम श्रोडिंगर समीकरण के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 4 हो गया। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि किसी बहु इलेक्ट्रॉन में, है ना, पर किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। इसका व्याख्या उसी समय मिल गया जब हमने शुरुआत में ही, वीडियो के शुरुआत में ही बोरान परमाणु के बारे में चर्चा किया था। 1s 2s 2p का जब हमने उल्लेख किया था। ठीक है, तो आपने लिखा है कि किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कई तरंग फलन हो सकते हैं और उसका अर्थ है कि उसके कई कक्षक होने की भी संभावना है। जो छठवां जो महत्वपूर्ण और लास्ट हमारा बिंदु है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता जो है तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता तरंग फलन के वर्ग, तरंग फलन के वर्ग अर्थात साई के वर्ग के समानुपाती होती है। जो हम पहले ही कह चुके हैं, समानुपाती मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको बार बार पढ़िए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए आने वाले जो टॉपिक हैं। ठीक है, आने वाले जो हेडिंग हैं, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और कुल मिला के इसका जो सार है, ठीक है, वो जो है निश्चित ऊर्जा स्तर जो बोर द्वारा दिया गया था उसको टोटली खंडन कर रहा है ना। और जब हम इसको पढ़ेंगे बोर और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के तुलनात्मक रूप से, तो और हमारे लिए ये टॉपिक इजी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए डिलीट कर देता हूं इसको मैं। आगे देखिएगा, अगर तुलनात्मक रूप से मैं अध्ययन कर रहा हूं बोर मॉडल का और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, तो आप आसानी से इस चीज को जान पाएंगे। ठीक है, कुल मिला के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में नाभिक के चारों ओर त्रिविम में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की व्याख्या जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल करता है। ये बात क्लियर है, जिसका ऊर्जा की गणना हम श्रोडिंगर समीकरण के माध्यम से करते हैं। देखिएगा, मैं एक और लिख रहा हूं बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, और दूसरे ओर मैं लिख रहा हूं परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। ठीक है, ये दो मॉडल की तुलना हम कर रहे हैं तो आप आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको परमाणु के जानने के लिए बोर तक ही पर्याप्त लगा, लेकिन बोर की समस्या ये रही कि वह सिर्फ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए ही उपयोगी था, जबकि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए भी उपयोगी है। तो बोर क्या कहते हैं, पहला पॉइंट को आप देखेंगे तो बोर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं, निश्चित
ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। ये आप पढ़े भी हैं और आपको वीडियो के माध्यम से हम टोटली समझाए भी हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है, देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की कोई निश्चित ऊर्जा स्तर नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की कोई निश्चित ऊर्जा स्तर नहीं होती है। ये भी बात क्लियर है। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलता है। मतलब टोटली बोर मॉडल का क्या हुआ, एक खंडन कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण देखिए, दूसरा जो पॉइंट कह रहा है ना, दूसरा जो बोर कह रहे हैं, बोर ये कह रहे हैं कि कोणीय संवेग को क्वांटीकरण के आधार पर पहले से ही ऊर्जा स्तर मान लिया जाता है ना। बोर क्या कह रहे हैं, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण के आधार पर पहले से ही ऊर्जा स्तर मान लिया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है। और यहां पास क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। तो आप अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपके पुस्तक में ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर भी है ना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो यही से अंतर शुरू होता है। अगर श्रोडिंगर समीकरण या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं आता तो संभव है कि ऑर्बिट तक ही बात रुक जाती, लेकिन अब बात कहाँ पहुंच गई, ऑर्बिटल तक पहुंच गई। ठीक है। दूसरा हाँ, इस संबंध में आपके मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है उसको देखते हैं। मैकेनिकल मॉडल कहता है कि ऊर्जा स्तर को श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से, ठीक है, सहायता से हल करके प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि बोर कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे है, तो कहीं से भी आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन जो आपके श्रोडिंगर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर त्रिविम में कहीं भी उसकी संभावना है। और जहां वो पाए जा रहे हैं, जहां उसका साई मैक्सिमम है अर्थात उसका घनत्व जहां ज्यादा है वहीं पाया जाएगा, और उसी को क्या कहा जाएगा, कक्षक होगा। और उसके ऊर्जा को हम श्रोडिंगर समीकरण से हल करके प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें क्योंकि पहले वाले को हम मिटा रहे हैं। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं, देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का निश्चित पथ होता है, इलेक्ट्रॉन का निश्चित पथ होता है। बोर क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का निश्चित पथ होता है, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कह रहा है कि केवल इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता कक्षक के बारे में बताई जाती है। मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हम क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की जानकारी मिलती है, प्रायिकता की जानकारी
मिलती है। ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है कि आपको ऐसा ही बता दे रहे हैं, चौथा क्योंकि सामान्य है कि बोर के मॉडल के अनुसार एकाकी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं का ही व्याख्या संभव है, लेकिन यहाँ पास जो है क्वांटम संख्याओं का समुच्चय जो प्राप्त हुआ उसके माध्यम से हम बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का भी क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। और पांचवा और जो लास्ट है कि बोर मॉडल में जो कक्षक हैं, जो ऑर्बिटल हैं एस पी डी और जो एफ हैं, उनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होता है, जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही परमाणु कक्षक जो हैं एस पी डी एफ, इनके बारे में जानकारी मिलता है, जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास और उसके ऊर्जा और उसके क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी तक को बताता है ना, कि कितने गुच्छे में इलेक्ट्रॉन है। एक तरीके से जैसे डी कक्षक का बात करते हैं तो त्रिबिम में वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, एस का बात कर रहे हैं तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, पी का बात कर रहे हैं तो 6 पाए जा रहे हैं, एफ का बात कर रहे हैं तो 14 पाए जा रहे हैं। ये सब अवधारणा का जन्म कहाँ हो रहा है, मैकेनिकल मॉडल से। ठीक है, क्वांटम का जो मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल है यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो जो आप अभी परमाणु के बारे में जो अध्ययन करते हैं या परमाणु बेस्ड जो आज एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक क्वांटम मैकेनिकल बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम श्रोडिंगर समीकरण और परमाणु के क्वांटम मॉडल का अध्ययन किए हैं। तुलनात्मक रूप से बोर मॉडल का भी हम अध्ययन कर लिए। तो मैं समझता हूं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को क्लास 11 के स्तर पर जो आपको समझना चाहिए, जितना जानना चाहिए वो पर्याप्त है। इसके बाद भी हमारे 11th स्टूडेंट को अगर कहीं प्रॉब्लम है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको आपके प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर हमारे स्टूडेंट को लगता है कि सर इस वीडियो के माध्यम से हमको कोई ऐसा बिंदु है जो समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, पुनः हम इस पर आधारित नए सोर्स से वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लेकर आपके लिए जरूर अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।